नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के भारत मंडपम में 17 व 18 फरवरी को 2 दिवसीय भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। अधिवेशन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आदि नेताओं ने जहां एक ओर 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के 400 के पार ऐलान पर कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ कार्य करने के लिए उनमें नई जान फूंकने में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार की उपलब्धियों और विरोधी दलों खासकर इंडिया गठबंधन के नेताओं की नाकामियों पर जमकर निशाना साधा। देखिए भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में क्या कह रहे हैं भाजपा के दिग्गज नेता। आई हैं भारत मंडपम से, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ किया है और शंखनाद के साथ ये शुभारंभ हुआ है। ये भारत मंडपम से ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भारत मंडपम पहुंचे और वहां पर राष्ट्रीय अधिवेशन का शुरुआत हो गई है। और आपको बता दें कि 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में शुरू हो चुका है और शनिवार की सुबह यानी कि आज पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वीं लोकसभा के लिए जीत का मंत्र पदाधिकारियों को दिया है और इस मंत्र में यह कहा गया है कि जीत का आंकड़ा इस बार बीजेपी का 370 रहेगा और एनडीए का 400 रहेगा और अगले 100 दिन जो होंगे वो इन पदाधिकारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि अब सबको कमर कस लेनी चाहिए। और जो संपर्क अभियान है वो 25 फरवरी से शुरू होगा और जन जन तक यह संदेश दिया जाएगा कि 10 साल की जो उपलब्धियां रही हैं सरकार की वो जन जन तक पहुंचे और ये संदेश जाए कि पिछले 10 साल जो भाजपा ने कार्यकाल में अपने उपलब्धियां हासिल की हैं वो लगातार जनमानस तक पहुंचे। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, शैलेंद्र मिश्र भारत मंडपम से। शैलेंद्र, शंखनाद बज चुका है, शुभारंभ हो चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ध्वजारोहण कर दिया। आगे का कार्यक्रम क्या रहेगा? बिल्कुल, मैंने शुरू में आपसे कहा कि हमने पीछे भी जीत देखी है और हमने आगे भी जीत देखनी है। हम सब लोग यहाँ से आज उत्साह हम सबके मन में है, हम उत्साहित हैं, लेकिन उत्साह के साथ साथ प्रफुल्लित भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमको चेतन अवस्था में रहते हुए पूरी ताकत के साथ 370 पार करना है और एनडीए को 400 लाना है, उसके तरफ हमको आगे बढ़ना है। 370 हमको पार करना है और इसके लिए हर बूथ पर पूरी ताकत से जुटना है। यह हमारे सामने जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात एक करते हैं, मुझे पूरा भरोसा है आप पर, पूरा विश्वास है आप पूरी ताकत से लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में 3rd टर्म पे हैट्रिक भी करेगी और रिकॉर्ड भी तोड़ करके आगे बढ़ेगी। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। आज मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हमें राजनीतिक प्रस्ताव आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना है। जो राजनीतिक प्रस्ताव है, मैं समझता हूं कि उसकी प्रतिलिपि भी आप सबको प्राप्त हो गई होगी और इस राजनीतिक प्रस्ताव का जो नामनक्लेचर है, जो नाम दिया गया है, वह विकसित भारत मोदी की गारंटी। मैं यहां पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मोदी की गारंटी की तरफ। मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, हर व्यक्ति सच्चाई को स्वीकार करेगा कि भारत की राजनीति में 1947 के बाद नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण, नेताओं के वर्ड्स और डीड्स में अंतर होने के कारण, नेताओं के कहने और करने में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति में एक विश्वसनीयता का संकट यानी क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पैदा हुई थी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, डंके की चोट पर कह सकता हूं कि भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को, इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को किसी ने पूरे दिलेरी के साथ, मजबूती के साथ उस चुनौती को स्वीकार किया है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकार किया। हमारे मोदी जी जो कहते हैं वह करते हैं। आज दुनिया का हर राष्ट्राध्यक्ष बोलता है 21वीं सदी दुनिया में यदि किसी देश की है तो उस देश का नाम है भारत।
हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है 2027 आते आते हमारा भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो जाएगा। और भारत को 2047 तक एक विकसित भारत बनाने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही है। बहनों भाइयों, मैं समझता हूं, मैं ही नहीं, मैं अभी इंग्लैंड गया था, वहां के लोग भी मानते हैं कि जो मोदी जी ने अब तक कहा है सब हुआ है। लगता है कि उनकी जिह्वा पर सरस्वती बैठी हुई हैं। अब उन्होंने भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने की, यानी डेवलप्ड कंट्री बनाने की बात कही है, तो निश्चित रूप से पूरा होकर रहेगा। यह अब दुनिया को विश्वास और एक भरोसा यह पैदा हुआ है। आज मोदी की गारंटी सबसे अधिक उनके काम आ रही है जिनके पास बैंक को गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपके सामने बतलाया कि धारा 370 की मांग पहला जब चुनाव 1951 का हुआ था, तब से जब भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे, तब से बराबर धारा 370 को समाप्त करने की बात हम करते चले आ रहे हैं। अपने चुनावी घोषणा पत्रों में हम वादे भी करते थे। लोग ये कहते थे धारा 370 का वादा तो बराबर ये लोग करते हैं, लेकिन धारा 370 कभी समाप्त नहीं होगी। आपने देखा जब संसद के दोनों सदनों में हमको स्पष्ट बहुमत मिला, तो हमारे गृह मंत्री अमित भाई ने वह प्रस्ताव पेश किया, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, और धारा 370 को हम लोगों ने तार कर दिया और धारा 370 समाप्त हुई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ जो लंबे समय से जुल्म और अत्याचार हो रहा था, भेदभाव हो रहा था, उसको मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों हम लोगों ने डंके की चोट पर समाप्त किया है। इसी तरह भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड था, यानी कैसे दंड लोगों को मिलेगा, इस प्रकार के कानून बने हुए थे। हमारी सोच में पॉजिटिविटी देखिए। जिन लोगों के सोच में नेगेटिविटी थी, उन्होंने इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, उसका नामनक्लेचर किया। लेकिन हम लोगों ने कहा भारतीय दंड संहिता नहीं, बल्कि जो भी यदि अदालत में जाता है, अदालत की दहलीज पर खड़ा होता है, तो उसे न्याय मिलना चाहिए। गलत करता है तो दंड मिलना चाहिए, और ये अच्छा करता है तो एक प्रकार से उसका सम्मान किया जाना चाहिए। इसीलिए दंड संहिता को हम लोगों ने न्याय संहिता के रूप में परिवर्तित किया है, और इस काम को भी हमारे गृह मंत्री अमित भाई ने ये प्रस्तुत किया था, मोदी जी के मार्गदर्शन में यह भी पारित हुआ है। साथियों, लंबे समय से इस देश में एक नए संसद भवन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। आप सभी जानते हैं वो बनकर तैयार हो गया, और स्टेट ऑफ द आर्ट संसद भवन की बात कांग्रेस ने भी कही थी, बहुत पहले कही थी, मगर उनके अंदर इच्छा शक्ति का अभाव था। वह इस काम को नहीं कर पाए, बल्कि उन्होंने यह किया कि जब उद्घाटन समारोह था, उन्होंने बायकॉट किया। और तर्क क्या दिया था? उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया, और न तो वह उनके पार्टी में हित में था, और न उनके लोकतंत्र के हित में था, और न ही वह देश के हित में था जो काम उन्होंने किया। और उसके लिए तरह तरह के तर्क देते थे कि हमने क्यों उसका बायकॉट किया। लेकिन साथियों, लोकतंत्र का एक नया मंदिर तो हमारे प्रधानमंत्री ने बनाया, उसका निर्माण तो किया ही है। वहीं अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण करके उन्होंने भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण, उन्होंने अयोध्या में भव्य राम के मंदिर का निर्माण कराकर उन्होंने भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के एक नए अध्याय की शुरुआत की है। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भगवान राम अपने नव विग्रह में अब स्थापित हो गए हैं। साथियों, प्रधानमंत्री जी 22 जनवरी को मैं प्रधानमंत्री जी को संबोधित करके मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, आपने 22 जनवरी को आपके माध्यम से जो कार्य हुआ है वो कोई सामान्य कार्य नहीं है, वो इतिहास में अद्वितीय है, अनपैरेलल है। और यह इसलिए अद्वितीय है
कि यह अवसर 500 वर्षों के बाद आया है। यह तो बात है, पर मैं कह सकता हूं सन 1947 में भारत देश का शरीर स्वतंत्र हुआ था और 22 जनवरी 2024 को उसमें आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा हमारे प्रधानमंत्री के। विधाता ने भी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए किसको चुना? इस नियत ने भी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए किसको चुना? तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुना। भगवान राम के लिए जो जन आंदोलन हमें देखने को मिला, वह एक नए युग का प्रवर्तन है। मेरे बहने भाइयों, राम मंदिर के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा। मोदी जी ने अयोध्या के साथ साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, करतारपुर कॉरिडोर के साथ साथ केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ जैसे धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्रों का पुनर्निर्माण भी कराया है। अब तो अबू धाबी में भी मोदी जी से प्रयासों से एक भव्य मंदिर बन गया है। इसके बारे में बहुत विस्तार में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। चंद्रयान मिशन, आदित्ययान मिशन, इसके बारे में कोई बहुत अधिक मुझे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। चंद्रयान मिशन, क्योंकि इसके बारे में हमारे अध्यक्ष जी ने चर्चा कर दी है। साथियों, महिला सशक्तिकरण, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। महिला सशक्तिकरण की बात करना और उसके लिए काम करना, मैं यह मानता हूं कि दोनों अलग अलग बातें हैं। भाजपा की जब केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बनी, तो पुलिस और अर्धसैनिक बलों में 33% पदों पर महिलाओं की नियुक्ति करने की एडवाइजरी जारी हुई थी। और उस समय ही गृह मंत्री था। मोदी जी ने मुझे निर्देश दिया था। यह एडवाइजरी हम लोगों ने जारी की। मोदी जी के नेतृत्व में सैनिक स्कूलों और एनडीए को महिलाओं के लिए खोल दिया गया। यह पहली बार हुआ। संसद में नारी शक्ति बंधन अधिनियम, तो आप जानते ही, वह पारित हो गया। और मैं कहना चाहता हूं, नारी बंधन, यह जो नारी शक्ति, यह बंधन अधिनियम जो पारित हुआ है मेरे बहनों भाइयों में, यह बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला है भारत की राजनीति में। और मैं समझता हूं जिसके दर्शन इस दशक में भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में होने जा रहे हैं। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गारंटी वाली सोच का आयाम क्या है, जो इन 10 वर्षों में पहुंचा है, इसे समझने के लिए आवश्यकता है। और आप समझें, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यदि 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रारंभ किया, अर्थात गर्भ में स्त्री की रक्षा से लेकर उज्ज्वला योजना के द्वारा गृहिणियों की आंखों की आंसू पोंछने तक, मुद्रा योजना के द्वारा स्वावलंबी बनाने तक, कार्यकारी यानी काम करने वाली जो महिलाएं हैं उनको 6 माह के मातृत्व अवकाश तक, बलात्कार के लिए कठोर से कठोर, यहां तक कि प्राण दंड तक, मंत्रिमंडल में सर्वाधिक महिला भागीदारी से होते हुए संसद में नारी शक्ति बंधन अधिनियम के द्वारा संसदीय व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी तक, यह एक पूरा खाका है जिसे यदि कोई देखे तो इस एक विषय पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच क्या है और वह कितनी दूरदृष्टि के साथ व्यवस्थित योजना से चलते हैं, इसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। मगर अभी सोच का एक आयाम बाकी है, जो शायद मैं दावे के साथ कह सकता हूं किसी पूर्ववर्ती सरकार ने सोचा ही नहीं होगा, कि भारत चांद के अछूते कोने जिस पर कोई नहीं पहुंचा था, साउथ पोल, दक्षिण ध्रुव को छूने वाला यह पहला देश बना। और मोदी जी ने उस पॉइंट का नाम भी पॉइंट शिव शक्ति रखा, यानी नारी शक्ति का बंधन संसद तक ही नहीं बल्कि चांद के अछूते कोने पर भी आज हमको दिखाई दे रहा है। ये कुछ छोटी उपलब्धि नहीं है।
साथियों, यदि मैं नारियों की चर्चा कर रहा हूं, हमारे ही इस देश में एक राज्य है वेस्ट बंगाल। क्या हो रहा है वहां? नारियों के साथ किस प्रकार का जुल्म ढाया जा रहा है, उनकी इज्जत और असमत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ है, और हमारे कार्यकर्ता जिस बहादुरी के साथ इस जुल्म और अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, मैं अपने वेस्ट बंगाल के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करना चाहता हूं। और इस प्रकार की घटनाएं मैं समझता हूं सभ्य समाज के मस्तक पर कलंक है, इसकी कठोर निंदा की जानी चाहिए। और साथियों, मैं कह सकता हूं कि भारत को संवैधानिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने के लिए मोदी जी ने जो प्रयास पिछले 10 वर्षों में किए हैं, वह इस देश के इतिहास में दावे के साथ मैं कह सकता हूं पहले कभी नहीं हुआ है। मगर कांग्रेस इस देश को टुकड़ों में बांटने में लगी हुई है, मजहब की राजनीति कर रहे हैं, जात के आधार पर कांग्रेस देश और समाज को तोड़ रही है और कहती है कि हम भारत को जोड़ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की है, पिछड़ों के नाम का रोना रोते हैं, लेकिन ओबीसी कमीशन को पहली बार संवैधानिक दर्जा यदि किसी ने दिया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। साथियों, मोदी जी ने 2024 में ही कहा था सरकार बर्थडे पर अपने भूतपूर्व सैनिकों को हम 1 रैंक 1 पेंशन देंगे, और आज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं करीब करीब 65,000 करोड़ रुपए अब तक हम अपने भूतपूर्व सैनिकों के सम्मान में दे चुके हैं। यह भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई बख्शीश नहीं है, बल्कि हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करने का जिन लोगों ने संकल्प लिया था उनके प्रति हमारे एक सम्मान की अभिव्यक्ति है। और मैं समझता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में सरकार न बनती तो शायद यह काम किसी भी सूरत में नहीं हो सकता था। साथियों, 2 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई है। कैसे हुई है, क्या हुआ है, इस पर हमारे अध्यक्ष जी ने विस्तार पूर्वक चर्चा की है, इसलिए मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। G20 समिट के बारे में भी उन्होंने चर्चा की है। अफ्रीकन यूनियन को किस तरीके से G20 के अंतर्गत स्थान दिलाने का काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया। और सबसे बड़ी बात, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, जिसका कि हमारा एक पड़ोसी देश चाइना भी मेंबर था, पहली बार सर्वसम्मत पारित हुआ है मेरे बहनों भाइयों। और पिछले दिनों प्रधानमंत्री की कुशल राजनीतिक क्षमता के दर्शन कब हुए थे, जबकि कतर की यात्रा पर जाने से पहले उन्होंने वहां के सरकार की जेलों में हमारे कुछ पूर्व नौ सैनिक बंद थे, उनको फांसी की सजा देगी, फिर आजीवन में उसे कन्वर्ट किया गया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी की यह पहल थी कि हमारे 8 पूर्व सैनिक बाइज्जत बरी हो गए हैं और अपने घर को वापस लौट चुके हैं। आज साथियों, आज हर भारतीय को पूरा विश्वास हो गया। साथियों, आज हर व्यक्ति को यह विश्वास हो चला है कि पूरी दुनिया में यदि कहीं भी कोई मुसीबत होगी, किसी के ऊपर यदि कोई मुसीबत आएगी, तो उस मुसीबत, उस संकट से बचाने वाला कोई शख्स है इस धरती पर, तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और मेरे साथियों, यह विश्वास ऐसे ही नहीं पैदा होता है। मेरे साथियों, यह विश्वास ऐसे ही नहीं पैदा होता है, इसके पीछे एक लंबा इतिहास है। चाहे कोविड का समय हो, इराक, सीरिया और यमन के संघर्ष की स्थिति हो, चाहे वह सोमालिया का गृह युद्ध हो,
या फिर रूस यूक्रेन का युद्ध हो, प्रधानमंत्री कैप्टन इंडिया बनकर सब जगह से भारतीयों को सुरक्षित निकालने में कामयाब रहे हैं। और मेरे बहनों भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की हैसियत क्या बनी है? पहले अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर, इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था तो दुनिया भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं लेती थी। लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया दोनों कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। साथियों, हमारी अक्सर पर विपक्ष आरोप लगाता है कि हम विपक्ष को समुचित स्थान नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं को जितना सम्मान मिला है, भारत के इतिहास में मैं कहना चाहता हूं अभूतपूर्व है। भारत के इतिहास में वो अभूतपूर्व है। हमने सिर्फ अटल जी और आडवाणी जी को ही भारत रत्न नहीं दिया है, हमने सरदार पटेल की दुनिया में सबसे ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा उनकी बनवाई थी। उस समय हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध गृह मंत्री रहते हुए उन्हीं के द्वारा लगा था। पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान भारत की एकता और अखंडता में सबसे ऊंचा था। इसलिए उनकी सबसे ऊंची मूर्ति यदि बनवाने का काम किया तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया। स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे पंडित मदन मोहन मालवीय को भी भारत रत्न दिया, तो वहीं पर भारत के राष्ट्रपति रहे कांग्रेस के नेता प्रणब मुखर्जी को भी हम लोगों ने भारत रत्न दिया। तो कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव साहब को भी हम लोगों ने दिया। हम लोगों ने नहीं देखा कि हमारे पार्टी के थे या किस पार्टी के हैं। सामाजिक न्याय के पुरोधा कर्पूरी ठाकुर को भी हम लोगों ने भारत रत्न दिया। तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री यस्सी जमीर और तरुण गोगोई को भी हम लोगों ने पद्म विभूषण दिया। और मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं कि विपक्ष के नेताओं का जितना सम्मान मोदी जी ने इन 10 सालों में किया है, वो अपनी भारत की राजनीति में मेरे दोस्तों वह मिसाल है। साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और चुनाव से पहले की यह आखिरी राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। पूरा देश यह मान रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भाजपा की 370 सीटें और एनडीए की कुल 400 सीटों से पार हासिल करके फिर से सरकार बनाएंगे। केवल देश की जनता ही नहीं मान रही है। अब यदि आप अकेले बात करेंगे तो दूसरे राजनीतिक पार्टियों के नेता भी स्वीकार करेंगे, हाँ हालात तो यही हैं, दबी जुबान से वो भी स्वीकार करते हैं। और मेरे बहनों भाइयों, ये 370 सीटों का आंकड़ा छूने का सामर्थ्य भारत की राजनीति में यदि किसी के पास है तो भाजपा के पास है। इसलिए इस बार विजय तिलक 370 सीटों के साथ करने का मन इस देश की जनता ने बना लिया है। साथियों, अब की बार 400 पार, यह कोई नारा नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि हम हर कार्यकर्ता का यह संकल्प होना चाहिए, हर कार्यकर्ता का संकल्प होना चाहिए 400 पार। और यह संकल्प हमें इस बैठक से लेकर अपने अपने राज्यों में जाना है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। और साथियों, मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं एक कविता के माध्यम से। सेनानी करो प्रयाण भय, भावी इतिहास तुम्हारा है, सब नखत अमा के बुझते हैं, भावी इतिहास तुम्हारा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय रक्षा मंत्री जी ने विकसित भारत, मोदी की गारंटी से संबंधित जो राजनीतिक प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के
इस राष्ट्रीय महाधिवेशन में प्रस्तुत किया है, जिसका अनुमोदन माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने यहां पर किया है। मैं भी इस प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं। हम सब जानते हैं पिछले 10 वर्षों में पूरे भारत ने 140 करोड़ की आबादी ने एक नए भारत का दर्शन किया है। एक नया भारत जहां पर भारत के हर नागरिक को दुनिया में सम्मान मिलता है, उसके पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है। जिस भारत ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया है, जिस भारत की आंतरिक सुरक्षा आज पूरी तरह सुरक्षित हुई है, जिस भारत ने सुशासन का स्वाद आजादी के बाद पहली बार जिस भारत में हर तबके को देखने को मिला है और गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के, न जाति, न मत, न क्षेत्र, न भाषा, हर व्यक्ति को, वह गांव का हो, वह गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, युवा हो, समाज के हर तबके को जिस रूप में पिछले 10 वर्षों में इन योजनाओं का लाभ मिला, अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। और भारतीय जनता पार्टी के इस राष्ट्रीय महाधिवेशन के अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत का दर्शन कराने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम सब हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं चूंकि उत्तर प्रदेश से हूं तो मैं वहीं से शुरुआत कर लेता हूं। बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश से देश को नेतृत्व देते हैं और काशी विश्वनाथ धाम से जो यात्रा प्रारंभ हुई, आज अयोध्या में प्रभु श्री रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में 5 सदी के बाद पुनः विराजमान हो चुके हैं। हर राम भक्त, हर सनातन धर्मावलंबी इस घटना से प्रफुल्लित है और भारत को इस दिन की प्रतीक्षा सदियों से थी। भाव विभोर करने वाला यह क्षण आज अयोध्या में देखा जा सकता है। 22 जनवरी को भी और 23 जनवरी को भी हम लोगों ने देखा था, पूरे देश भर से आए हुए श्रद्धालु जो जहां से भी आया, क्या भावनाएं थी और किस रूप में उमड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दर्जनों पीढ़ियां चली गईं, एक ही कामना के साथ, एक ही तमन्ना थी कि अयोध्या में प्रभु फिर से अपने मंदिर में विराजमान हो जाए, उसका भव्य मंदिर बन जाए। किंतु प्रतीक्षा और संघर्ष निरंतर जारी रहा। श्री राम जन्मभूमि संभवतः विश्व में ऐसा एक अनोखा प्रकरण रहा है जहां बहुसंख्यक समाज को अपने ही आराध्य के लिए उनकी जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए सदियों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, संघर्ष करना पड़ा, हर स्तर पर इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार होना पड़ा। संतों के स्तर पर बैरागियों ने, पुजारियों ने, नागाओं ने, निहंगों ने, बुद्धिजीवियों ने,
राजनेताओं ने, वनवासियों ने और समाज के हर तबके ने जाति पाति, विचार दर्शन, पूजा पद्धति से ऊपर उठ करके राम काज के लिए अपने आप को उत्सर्ग किया और अंततः वह शुभ अवसर आ ही गया जब कोटि कोटि सनातनी आस्थावानों के त्याग और तप को पूर्णता प्राप्त हुई। आज हर श्रद्धालु की आत्मा प्रफुल्लित है और इस बात से भी पूर्वजों की साधना को सिद्धि में बदलने के लिए और मंदिर बनाने का जो संकल्प था और जहां संकल्प था मंदिर वहीं पे बना है, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी का यह राष्ट्रीय महाधिवेशन अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता है, उनका स्वागत करता है और आभार व्यक्त करता है। पिछले 10 वर्ष के अंदर पूरे देश के अंदर विकास की जो गति बढ़ी है, अगर उसकी स्पीड आप देखेंगे तो हम सबको बहुत एक नए आत्मविश्वास के साथ भरता है। पहले से आई थी, आज पूरे देश के अंदर हम सब देखते हैं कि जो देश के अंदर पहले जिनकी संख्या बामुश्किल सैकड़ों में थी, आज 1,20,000 से अधिक स्टार्टअप भारत के अंदर है। यही नहीं, भारत के अंदर माननीय वित्त मंत्री जी ने भी बताया कि जो भारत 2014 में दुनिया की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता था और ये माना जाता था कि भारत का कोई स्थान नहीं, आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में तो भारत है ही, प्रति व्यक्ति आय को भी भारत दुगना करने में सफल हुआ है। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो कार्य हुआ, रेलवे लाइन देश के अंदर इस दौरान जिस रूप में बढ़ाने का कार्य हुआ, वह 22,000 किलोमीटर जो थी वह 10 वर्ष में बढ़कर के 55,198 किलोमीटर की हुई और वंदे भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें आज भारत को वर्ल्ड क्लास पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बेहतरीन सुविधा के रूप में हम सबको मिली है। आज भारत के अंदर सड़कों के निर्माण के रूप में अगर आप देखेंगे, हाईवे आज जिस गति से बढ़ रहे हैं, जो पहले 60 से 65 किलोमीटर प्रतिदिन की भी जिनकी रफ्तार नहीं थी, आज 130 किलोमीटर पर डे के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने पिछले 10 वर्ष में इस स्पीड को आगे बढ़ाने का कार्य किया। और देश के अंदर न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 7 एम्स से बढ़कर के 22 एम्स होना, आईएम 13 से बढ़कर के 20 होना, आईआईटीज की संख्या 16 से बढ़कर के 23 होना और मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 387 से बढ़कर के 660 होना, यह नए भारत की तस्वीर कह रहा है जो केवल बोलता नहीं है बल्कि करके दिखाता है। और यह संभव हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी और यशस्वी नेतृत्व में। अगर हम किसान देश के अंदर गरीब कल्याण की बात देखें, पिछले 10 वर्ष के अंदर 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से उन लोगों को लाभान्वित करने का कार्य किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 4 करोड़ गरीबों को बिना भेदभाव के आवास की सुविधा प्राप्त हुई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ से अधिक गरीबों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध होते हैं। उज्ज्वला योजना में स्वच्छ भारत मिशन में 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनकर के उन्हें स्वस्थ होने की गारंटी भी दी जाती है और नारी गरिमा की रक्षा भी इसके माध्यम से की जाती है। जनधन अकाउंट में 52 करोड़ से अधिक गरीबों के अकाउंट खुलते हैं। सौभाग्य योजना में 3 करोड़ से अधिक गरीबों के घर में यह सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा में 19 करोड़ से अधिक, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर में 65 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर पहली बार
गरीब पटरी व्यवसायियों के हित के बारे में किसी सरकार ने कार्य किया है, सोचा है और उसको प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य किया है, यह प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में यह संभव हो पाया है कि आज 65 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर इस योजना का लाभ ले पा रहा है। अटल पेंशन योजना में 6 करोड़, मातृवंदना योजना में लगभग 4 करोड़ और पीएम स्वामित्व योजना में देश के अंदर लगभग 1.5 करोड़ गरीबों को जहां पे उसका आवास है वहीं पर उसे मालिकाना अधिकार भूमि का प्राप्त देने की गारंटी, यही मोदी की गारंटी है। और इस अवसर पर हम कह सकते हैं कि 10 वर्ष अंत्योदय से एक विकसित अर्थव्यवस्था तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से ईज ऑफ लिविंग तक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन तक, कृषि और किसान कल्याण से लेकर के गरीब कल्याण तक, आस्था से आजीविका तक, शिक्षा एवं स्वास्थ्य से स्वावलंबन तक और अपनी विरासत की प्रतीक भारतीय संस्कृति को देश की समृद्धि के उच्च सोपान तक पहुंचाने के विकसित भारत की इस परिकल्पना को साकार करना, यह मोदी गारंटी से ही संभव हो पाएगा और मोदी गारंटी ही विकसित भारत की गारंटी बन सकती है। इस विश्वास के साथ 2024 में जब हम सब 2024 के चुनाव के पूर्व हम जा रहे हैं तो एक बार फिर से मोदी सरकार के संकल्प के साथ जब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महाधिवेशन यहां पर एकत्र हुआ है, इस अवसर पर हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 2024 में एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर के 400 पार का लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेगी। इस विश्वास के साथ मैं माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत इस राजनीतिक प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।